पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम फिज़िक्स का एक नया चैप्टर ग्रेविटेशन करने जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशन जान लेते हैं होता क्या है। तो इसका हम पहले जान लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है, फ्री फॉल पढ़ना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, केपलर्स लॉ। तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ छोटे छोटे सबके बारे में दिखा के कि होता क्या है। तो इसमें हम जानेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। तो एक आपको छोटा सा ओवरव्यू दूँ तो कोई भी वस्तु, कोई भी दो वस्तु के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी वस्तु हैं वो आपस में बल लगाती हैं एक, उस बल को हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही हैं तो मेरे और आपके बीच में भी फोर्स लगेगा। जी बिल्कुल लगेगा। तो आप कहेंगे कि सर हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ रहे हैं। तो होता इसलिए क्योंकि मैं किस पे, हम सारे जो वस्तु होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। जैसे कि अगर इसको यहाँ फोर्स लग रहा है और यहाँ इसको फोर्स लगा रहा है तो कोई इसको यहाँ भी खींचेगा, कोई इसको ऊपर भी खींचेगा, कोई इसको नीचे भी खींचेगा। तो कोई दाएँ बाएँ बाएँ हर जगह से इस पर फोर्स लगेंगे तो ये एक जगह निश्चित रहेगी, हिलेगी नहीं। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली ये होता है फोर्स को निकालने का। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 एंड m2। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक अर्थ की बात होती है या मून की बात होती है तो m हो जाता है और m हो जाता है, m का मून का। और जब इसको हटाते हैं तो एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है G(m1m2 स्क्वायर), जिसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। जो जी की वैल्यू निकाली थी वो हेनरी कैवेंडिश ने निकाली थी। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें, जो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेरे को क्या क्या पता है इसके बारे में और आपको क्या क्या पता होना चाहिए। फ्री फॉल क्या होता है, जब भी कोई वस्तु को ग्रेविटेशन के अंडर आपको छोड़ा जाए, ग्रेविटेशन के अंडर गिराया जाए, जैसे आप छत से छलांग मार दें तो एक वो फ्री फॉल होगा, क्योंकि आप बिना किसी फोर्स के, बिना किसी गति, बिना किसी एक्सटर्नल गति लगाए आप अपने आप ग्रेविटी की सहायता से, आप ग्रेविटी की सहायता से, ग्रेविटेशन नहीं ग्रेविटी की सहायता से आप नीचे आ रहे हैं अपने आप उसकी एक्सेलरेशन से। ठीक है। तो ये फ्री फॉल हो गया। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, और जी का फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, वही मैंने आपको बताया, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है, इसलिए इसकी ऐसी होती है। केपलर के लॉ क्या होते हैं, केपलर के 3 लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है कि सन एक पैराबोला की एक एलिप्स पे है, सॉरी हाइपरबोला की वो उस पे है और उसके सेंटर पे सन है, उसके अराउंड चक्कर काट रहा है और इक्वल एरिया स्वैप्ड एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लाइन जॉइनिंग पोल एंड द प्लैनेट का सराउंडिंग्स। तो ऐसे करके, और उसके टाइम ऑफ सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ के स्क्वायर और क्यूब का एक वो होता है रिलेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पहले जान लेते हैं बुकिश क्या क्या भाषा बता रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की वो होती है एक शिकायत कि मैं बुकिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। तो ये सब मैंने बताया, ये तो मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं करा, आपको पूरा एक मैंने पूरे ट्रेलर की चला दी, मैंने आपको पिक्चर चला दी पूरी इसके आगे आपकी आंखों के सामने। तो थोड़ा देख लीजिए करिए कमेंट करने से पहले चीज़ों के। ठीक है। तो देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बनने में मेहनत बहुत लगता है और जब आप ऐसे कमेंट करते हैं तो सामने वाले का मोरल भी डाउन होता है ना, तो आप देखा करिए थोड़ा कमेंट करने से पहले। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं आगे क्या क्या बातें करना है हमको यहाँ पे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the product of the square between the distance between them. The force is along joining the center of the two objects. The whole phenomena is called gravitation and it's known as Newton's law of gravitation. ये पहला है, दूसरा है, इनके सेंटर से सेंटर तक की दूरी को हम d या r जो भी मानेंगे वो मानेंगे, और इसका मास m1 हो जाएगा, इसका मास m2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन दैम के, और इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, और जब जी साइन हटेगा तो यहाँ पे जी आ जाएगा, कैपिटल जी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए याद रखना है इसकी वैल्यू क्या होती है। इसके बाद यार जी इज़ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी
साइन अपवर्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर एंड द वैल्यू इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हेनरी कैवेंडिश ने दी थी, ये भी आप याद रखेंगे। ज़रूरी है ना रखें तो, ऐसा कोई एग्ज़ाम में डायरेक्ट तो पूछा नहीं जाता, बस आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए चीज़ें सारी, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉल टू फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्सेस अलोन देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली अंडर टुवर्ड्स द अर्थ आए जिसमें सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा हो तो उसे हम ऐसा कहते हैं, फ्री फॉल की कंडीशन में कहते हैं उसे। आगे देख लेते हैं हम क्या क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। इन अ फ्री फॉल वी ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन डजंट चेंज बट देयर इज़ अ चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो फ्री फॉल मैग्नीट्यूड में चेंज क्यों होता है और डायरेक्शन में चेंज क्यों नहीं होता है, ये बता रहे हैं ना। डज दैट डायरेक्शन ऑफ द मोशन डज नॉट चेंज, क्योंकि वो तो हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होती है ना, तो फिक्स हो गई डायरेक्शन। और बात करी जाए अगर मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड तो कम ज़्यादा होता रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी वो होता है, टर्मिनल वेलोसिटी तो है नहीं कि रेन की जैसी बात हो रही हो, तो हर टाइम पे ऊपर कम होगा सबसे कम, क्योंकि स्टार्ट हुआ वहाँ से गिरना और इसकी सरफेस तक आते आते ज़्यादा होगा, तो हर टाइम पर अलग अलग इसकी वेलोसिटी होगी, अलग अलग इसकी एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर जी की बात करें तो वो फिक्स होता है 9.8। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला तो ये हो गया, लेकिन ये निकाला कैसे वो आपको बताऊंगा। पहले लिखा क्या है पढ़ लेते हैं। व्हेन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली देन इंक्रीजेज इन इट्स वेलोसिटी पर सेकेंड इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी आया कहाँ से वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें जी की, तो पहले एफ़ की बात कर लेते हैं। एफ़ क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, और हमको पता है हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ से कि एफ इक्वल्स टू एम होता है। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं हम, तो एम इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एम से ये एम कैंसिल हो गया, या एम जी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात हो रही है, तो एम जी, सॉरी एम ए होता है लेकिन लिखेंगे यहाँ पे एम जी, ठीक है। दोनों सेम ही होता है क्योंकि जी भी एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जी के बाद से यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यही वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जो हमें पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ई और ई आ जाएगा, दोनों अर्थ की रेडियस और अर्थ का मास। अर्थ का मास तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन अर्थ की रेडियस डाल लीजिए आप, 6400 किलोमीटर होती है अर्थ की रेडियस, 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये क्योंकि बहुत जगह पूछ लिया जाता है, पूछ लिया क्या जाता है, आपको न्यूमेरिकल्स में काम आती हैं ये सारी चीज़ें। आगे जानते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। चेंज इन जी, चेंज की, सॉरी ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में चेंजेस भी आते हैं। आप कहाँ हैं अर्थ के, आप अगर उस कोई हाइट पे हैं, आप इक्वेटर पे हैं कि आप पोल पे हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अर्थ का साइज़, अर्थ का एक स्फीयर नहीं मानते हैं हम, मान लेते हैं कभी कभी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो अर्थ एक अंडाकार शेप की है, जिसकी वो इक्वेटर से लंबी है और उससे पोल से लंबी है और इक्वेटर से पतली है, इक्वेटर से उसकी दूरी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर, क्योंकि उसकी अर्थ का आर ही वहाँ कम हो जाता है इसीलिए, और आर ही बढ़ जाता है इक्वेटर्स पे, ठीक है। उसके बाद हैपन्स ड्यू टू नॉन स्फेरिकल शेप, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे जान लेते हैं क्या लिखा है। द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ जी एट द लैटिट्यूड लैम्डा इज़, अगर कोई हम निश्चित एंगल की बात करें, एक तो हमने यहाँ पे हो गया, अब उसके बीच के भी कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं खुद से, जो कि ये होता है, जी लैम्डा इक्वल्स टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। चलो ठीक है,
तो इस पे ये हो जाएगा, इस पे ये हो जाएगा। पोल पे क्यों ज़्यादा होगी, पोल पे जी के बराबर ही हो जाएगी, और यहाँ कुछ ना कुछ तो माइनस होगा ही ना, तो इक्वेटर पे इसलिए कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा कोई हाइट पे चले आए अपन, तो हाइट पे ये हो जाएगी जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 + h/r, ठीक है। और इसको अपन अपोजिट में लिखेंगे तो अपोजिट में इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h बिलो द अर्थ सरफेस डिक्रीज। तो ये अगर अपन डेप्थ में जाएंगे अंदर की साइड, तो हाइट यहाँ पे डेप्थ हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेंगे। एक मिनट अब देख लेते हैं आगे क्या बातें हो रही हैं। यहाँ पर लिखा है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो मोशन में भी अंतर आ जाते हैं। ए होता है वो जी से रिप्लेस कर दिया जाता है अगर आप फ्री फॉल की कंडीशन में आते हैं हम लोग, नियर द अर्थ के अंदर अगर वो होता है। यहाँ पे क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं एक बार कि, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है एज जी इज़ कॉन्स्टेंट नियर द अर्थ ऑल द इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम वैलिड with acceleration g is replaced by g, acceleration is replaced by g। तो यहाँ पर जब अपन पढ़ते थे कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो उसे हम v u प्लस माइनस जी टी। अब प्लस माइनस क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि प्लस डिसाइड करेगा कि टुवर्ड्स द ग्राउंड है या अवे फ्रॉम द ग्राउंड है। दोनों में अर्थ के सेंटर यानी कि अर्थ मायने रखती है, इसीलिए प्लस होगा तो टुवर्ड्स, और ये होगा तो अवे, मतलब नीचे से ऊपर जा रही है और यहाँ ऊपर से नीचे आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे पहले हुआ करता था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब हो जाएगा यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे ही वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 GS प्लस माइनस, ठीक है। प्लैनेट्स की बात करते हैं, हेविली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड प्लैनेट लाइक अर्थ। मून नहीं होता है, अर्थ, जुपिटर, मार्स, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब सैटेलाइट क्या होती हैं। सैटेलाइट दो तरह की होती हैं, मैनमेड और आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल क्या होती है जो हम बनाते हैं, नेचुरल क्या होती है जो अपने आप बनती हैं। अब ये होती क्या है इनको जान लेते हैं। कोई भी एक बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड चक्कर काटती है, जैसे मून हो गया, मून ही होता है। जैसे हम सैटेलाइट्स को, नेचुरल सैटेलाइट को मून ही कहते हैं। जैसे टाइटन हो गया, जुपिटर का एक मून है, ठीक है। अर्थ के मून को मून ही कहते हैं, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट को हम मून कहते हैं जो एक प्लैनेट के अराउंड चक्कर काटता है, और जो एक सन के अराउंड चक्कर काटता है उसे प्लैनेट कहते हैं। एस्टेरॉयड अलग होते हैं, मीटरॉयड्स अलग होते हैं, उन सब की बातें ज़रूरी नहीं है, इसलिए उन सबको हम एक सैटेलाइट के फॉर्म में याद रख लेंगे। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, कोई ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जो अभी किसी भी बॉडी को दी जाए जिससे वो अपनी अर्थ की ऑर्बिट से, निर्धारित ऑर्बिट से बाहर चली जाए, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए एक तरीका होता है जो कि ये है √2GRE, ठीक है। इसको हम निकाल भी सकते हैं, क्या है 2G की जगह 10 रख दीजिए, इसकी जगह 6400 रख दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा ये होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसी आते हैं हम केपलर्स लॉ पे। केपलर लॉ क्या आता है, द प्लैनेट मूव अराउंड द एलिप्टिकल पाथ विद द, माफ कीजिएगा, द प्लैनेट मूव अराउंड द एलिप्टिकल पाथ ऑफ द सन इज अ वन ऑफ इट्स फोकस। एक फोकस पे होता है सन और उसकी एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है हमारी अर्थ या कोई भी एक प्लैनेट, ठीक है। और रेडियस उसका यहाँ पे यही है जहाँ पे सन है, उससे लेके दो समय पे जो एक अगर हम वहाँ पे एक लाइन बनाते हैं तो उसके अंदर जो एरिया स्वाइप किया गया वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वाइप किया जाएगा, मतलब dr/dt होगा, ठीक है। कांस्टेंट होगा ये हमेशा। और अगली बात की जाए, द स्क्वायर्ड टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू द सेमी
लेंथ ऑफ की इस क्यूब से, ठीक है। इसको हम आगे देख लेते हैं। तो आगे भी यही चीज़ें छोटी छोटी बताई गई हैं, इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वैसे इतना ही ज़रूरी है पढ़ने के लिए आपको, लेकिन आगे देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे चीज़ें। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses is independent of the presence of the object and the medium present in the masses। मतलब मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उनके बीच के डिस्टेंस और मासेस पे फ़र्क पड़ता है, डी और आर या आर और एम और m1 और m2, क्योंकि दो होंगे तो m1 और m2, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। द एस्केप, वहाँ मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा क्योंकि वो g/r ही होता है। इसकी वेलोसिटी क्या होता है, √2g/r। और वैसे भी दिया गया है अपन को पहले से, तो और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो तो फॉर्मूला है इसीलिए हम जानते हैं। फॉर अर्थ चीज़ें इतनी हो जाती हैं, यह याद रखना आप, चीज़ें इतनी हो जाती हैं। बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ग्रेविटेशन का यहाँ पे थ्योरी समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनको मैथ के टॉपिक चाहिए, कोई डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, कोई ज्योमेट्री पूछ रहा है। तो उसके लिए मैं बता दूँ, अगर आपको चाहिए है तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए। टेलीग्राम लिंक है हर वीडियो में, आप वहाँ से ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको जो भी बात करना है आप करिए, क्योंकि ऐसे सबके डाउट लेना पॉसिबल नहीं हो पाते। वहाँ मैं पर्सनली सबसे बात कर सकता हूँ, इसीलिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आपको बता दूँ मैं 6000 सब के बाद, सब्सक्राइबर के बाद आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा, और एक 10,000 के बाद उसको बोना कर देने वाला एक और सरप्राइज़ मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो अदर पीपल की टाइमलाइन पर भी शो होगा कि जो जो इंटरेस्टेड होंगे पढ़ने में। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।